टू मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, डॉक्टर को तो वैसे मसीहा कहा जाता है, लेकिन मरीज़ इनके बारे में क्या समझते हैं और क्या जज्बात रखते हैं, आइए चलकर एक सरकारी अस्पताल में देखते हैं। अब देखो डॉक्टर साहब किधरे पागल तो नहीं हो गए। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ 'ਚ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਦੀ ਮਿਆਂ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਏ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਪਾਗਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। क्या पागल कहा तुमने? मैं पागल नहीं, डॉक्टर हूं। दुनिया वालों, मैं डॉक्टर हूं, मैं पागल नहीं। मैं डॉक्टर, मेरा दिल भी डॉक्टर। डॉक्टर ने दो पहना, निक्की नाल मेरा विआह होया है, वड्डी ने क्लिनिक जाना। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਡਾਕਟਰ ਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਮ ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਏ मैनू तो यदी दवाई दे नाल नींद आ जाती है। अगर तुम लोगों को यहाँ पर आराम नहीं आता तो दोबारा क्यों आते हो? ओहो अली साहब, इन्होंने ठीक नहीं होना। ये बड़े ढीठ मरीज हैं। इंग्लिश में ढीठ को क्या कहेंगे? कमाल है, अब कैसे डॉक्टर हैं, आपको इंग्लिश भी नहीं आती? ओहो, जब मैं हैदराबाद लियाकत मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था ना, मेरी इंग्लिश बड़ी हाई थी। वो तो मैं लाहौर आया हूं तो इतनी पोल्यूशन है लाहौर कि मेरी इंग्लिश खराब हो गई। इंग्लिश तो खराब होनी थी, साथ स्किन भी खराब हो गई। ਲਓ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। और ये धीमा जो गर्मियों में गर्म टोपी पहन के फिर रहा है पागल, इसको तो एक बीमारी की दवाई लिख के दो, ये 4 बीमारियां और निकाल लेता है। ਹਾਏ इस तरह जरासीम फैलते हैं ना, इस तरह इसकी बीमारियां फैलती हैं। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ 3 ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਏ और ठीक दवाई कौन सी? तुम्हें कलाकंद या मोतीचूर की दवाई दूं सही? जे तुहाडा फैसला हो जाए तो फिर मेरी भी सुन लेना। और मेरी दर्द हजे तक नहीं जे रुकी। ओहो, कहाँ दर्द हो रहा है जी आपको? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मैं हूं या आप? मैं खुद पूछूंगा इस मरीज से कि कहां दर्द हो रहा है और कहां नहीं हो रहा। जहां नहीं हो रहा वहां भी बताना है, और जहां हो रहा है वो तो पता चल ही जाएगा। कहां हो रहा दर्द? क्या हुआ? अब मेरे तो थोड़ा जिहा उत्ते जी। ओ, मेदे से ऊपर। हाँ जी, इत्थे जी इत्थे थोड़ा जिहा सज्जे जी, सज्जे। सज्जे क्या, मैं कोई गाड़ी में बैठा हूं? सज्जे खब्बे डॉक्टर हूं मैं। पित्ते दा ऑपरेशन कराया। खबरदार मुझे सज्जे कहा, मुझे बोलो कि डॉक्टर साहब राइट साइड देखें जरा। मैनू नहीं कहां से आ जाते हैं मरीज, पता नहीं। हॉस्पिटल में आने की तमीज नहीं है। दरअसल डॉक्टर साहब पित्ते दा ऑपरेशन करवाया सी, ओदे बाद दर्द नहीं रुकी। ओहो, किस चीज का ऑपरेशन कराया? पित्ता जी, पित्ता। पित्ता पित्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पित्ता पित्ता। डॉक्टर साहब, आप किसी म्यूजिक प्रोग्राम में नहीं आए हुए हैं, अस्पताल आए हुए हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अगर मुझे जिंदगी में कोई सही बात बताए ना तो मैं थैंक यू जरूर बोलता हूँ। रात क्या खाया था आपने? कुछ भी नहीं खाया जनाब। नर्स नू चिप्स लैन लई भेजिया सी, ओ जे तक नहीं आई। चिप्स, करारी चिप्स से चिप्स। देखें जरा, ये मरीज है और मिर्चों वाली मसाले वाली चिप्स खा रहा है। फिर डॉक्टर को वो क्लेम करते हैं कि डॉक्टर ठीक नहीं है। लापरवाही देख रहे हैं इसकी। जी हाँ। चिप्स मंगाई इसने, चिप्स। अरे कौन सा फ्लेवर मंगाया है? बारबेक्यू वाला।
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲੇਵਰ ਲੈ ਆਵੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਹਾਏ इसीलिए तुम्हारी दर्द नहीं रुकती, मैंने तुम्हें डायग्नोज कर लिया है। सुनो, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, चिप्स की ये सजा मिल रही है, दर्द रुकता नहीं एक पल भी। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੇਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਆਂ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਹੈ। एक मेरी बात याद रखो, अगर चिप्स तुम डॉक्टर के पसंदीदा फ्लेवर मंगाओगे तो तुम्हें कभी दर्द नहीं होगी। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਐਕਟਰ ਲੱਗਣ ਡਏ ਜੇ। अबे ओ जाहिल, मैं तुम्हें एक्टर नजर आता हूँ? तुम तो कितनी देर से यहाँ आते हो, तुम तो हमारे मुस्तकिल कस्टमर हो। अभी चंद दिन पहले तुम्हें मैंने दवाइयां लिख के दी हैं। ਓਏ ਆਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਣ ਡੇ। ਹਾਏ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਾ ਭਰੇ ਆ। जी हाँ। ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਾਸਰੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਕਾਗਜ਼, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾ ਦਈਏ। ਏ ਪਾਦੀਮਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਚੀ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ MBBS ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। वैसे डॉक्टर साहब, ये शिकायत तो हर दूसरा मरीज कर रहा होता है कि डॉक्टर इतनी दवाइयाँ, इतने टेस्ट लिख देते हैं जो जेब और सेहत दोनों पर ही भारी पड़ते हैं। ਹਾਏ इस बात का जवाब मैं अभी दे सकता था, अभी के अभी, लेकिन मैंने एक बड़ी जरूरी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता। आपसे फिर मुलाकात होती है, अपनी अपनी जगह पे रहना, कोई अपने पाँव की मिट्टी ना छोड़े। ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਉ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛੋੜੇ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਮਦਾਰੀ ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਤਾਰਾ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਕਰਨ ਕਿੱਡੇ ਆ ਇੱਥੇ ਭਾਈ। ਹਾਏ ਯਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ। ਮੇਰੇ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ ਸੱਸ ਹੈ। शहर से आते हुए चिप्स तुम लेते आना, पैसे जो बाकी बचे जूस भी लेते आना। ये लो, ये सफाई वाले लड़के को मैंने भेज कर ये चीजें मंगवाई थी, 10 रुपए बचे थे, वो मैंने उसको टिप दे दी है। ਹਾਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿਓ। भाई मैंने कुछ नहीं था खाना, एक सिर्फ सैंडविच और चाय पी है, सब पैसे खत्म। ਸਿਸਟਰ ਬਾਜੀ, यस ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। वे शोखिया, अल्लाह दे फजल नाल मेरे 2 बच्चे ने ਓ ਤੇ ਭਾਣ छोड़ गया है, बेवफा हर जाई। ਹਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਦੱਸ। ओ भाई, मिस्टर पेशेंट, तुम्हारा पित्ते का ऑपरेशन हुआ है और तुम चिप्स खा रहे हो। ਸਿਰਫ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਜੇ, ਹਾਏ ਉਹ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸੁਵੱਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਸਕੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ देखो ना जरा, इन हालात में इसको दर्द नहीं होगी तो और क्या गुदगुदी होगी। हैं? हाय मैं मर गई कि तू इत्थे चिप्सां खान दिया है। डॉक्टर ने तेनू सख्ती नाल मना कीता है। ਹਾਏ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮੋੜਨ ਡੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਛੱਡ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੇ 100 ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ। कि सौतर नखत्र ने लिया के दिता है तुहानू है जहर। नहीं भैना, मेरे 2 बच्चे ने
ਔਤਰ ਨਖੱਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਸਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਯਖਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚਿਪਸਾਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਖਣੀ ਲੈ ਆਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਜਖਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੂੜਾ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਕੂੜਾ ਫੋਲਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਕੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਬਾਦੁਆਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇ, ਵੱਜਿਓ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ। ਡੰਡ ਬੱਟਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਚੈਨ ਚ ਆਏ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖੀ 'ਚ ਹੂਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਵੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਏ वैसे हद है, आप लोगों ने मरीज को प्यार से समझाना होता है, उसकी डाइट का ख्याल रखना होता है, और आप ही उसे बदपरहेजी पे लगा रहे हैं। ਬਸ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਟੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹਲਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਹਿੜਾ ਏ। जी हाँ, अब कैसा दर्द है आपका? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। जो मैंने टेस्ट कहे थे वो करवा लिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? जरूरी है, जरूरी है, बल्कि लाजमी है। जिस तरह बीए के इम्तहान तक अंग्रेजी लाजमी है, इस तरह ये टेस्ट भी लाजमी है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, ये पित्ते के ऑपरेशन के बाद कौन सा टेस्ट करवाना लाजमी होता है? जरा उस टेस्ट का नाम तो बताइए। टेस्ट का नाम, टेस्ट का नाम, टेस्ट का नाम, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा, किस नाम? ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। हाँ, तुम वाकई बेवकूफ हो। तुम्हें क्या पता मेडिकल टर्म्स का? अली साहब, मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूं। मेरे 20 साल लौटा दें अली साहब, मेरे 20 साल लौटा दें। और भाई मैं 20 साल का हिसाब नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप इसका टेस्ट क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। मैं इसके पेट की स्कैनिंग करना चाहता हूं, क्योंकि जब से इसका ऑपरेशन हुआ है, जिस दिन से इसका दर्द नहीं रुक रहा और मेरी कैंची नहीं मिल रही। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਏ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੇ ਤੇਰੇ ਈਦ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਿਕਲੇ। देखे बीबी, पर्सनल अटैक ना करें। मैंने ईद पे एक ही सूट सिलवाया और उसको भी आप बदले दे रही हैं। हाँ भाई, किसने ये लिख के दी थी आपको दवाई? ये वाले डॉक्टर साहब ने लिख के दी थी जी। ओ, डॉक्टर कहने का शुक्रिया। बैठिए। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। मैंने इनसे कहा था जी कि मैं इतनी गोलियां नहीं खा सकता। वो क्यों नहीं खा सकते बेटा? ये डॉक्टर की गोलियां हैं, कोई कलाशनकोव की गोलियां नहीं है। डॉक्टर साहब मुझसे नहीं खाई जाती। वो पूरी कौम मुल्क को खा रही है तो तुम गोलियां क्यों नहीं खा सकते? डॉक्टर साहब मेरी हालत तो देखिए, मैं कैसे खाऊंगा इतनी गोलियां। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਣ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਆਇਆ ਈ। ਉਹ ਖਲੋਇਆ ਮੁੰਡਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਓਏ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਤੁਸੀਂ 37 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਟਨ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ?
ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾ ਨਾਪਾਂ फिर दवाई लेके दवा? देखा, यही मुसीबत है। मरीजों को बेपनाह दवाइयां लिख देते हैं, बेतुके टेस्ट लिख देते हैं, सिर्फ इसलिए कि लैब वालों से और मेडिकल स्टोर से कमीशन हासिल कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर यार वो कहता मेरा सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ओनू ब्लड प्रेशर की गोली लिख दे, तू 36 गोलियां लिख दित्तियां ने। ओ कुड़िए उन्हें फड़ा पंप। कौन सा पंप? ओए आ ब्लड प्रेशर चेक करने वाला पंप। एक्सक्यूज मी, आप कौन साहब हैं जी? और मैं जनाब इतने डिप्टी MS जे। इधर कर ओए, ये तेन खुला होना है। हाय मुझे लगता है आप किसी गांव के हैं। और नहीं जी नहीं, M11 मोटरवे जाती जे साडी रैश तक। अच्छा अच्छा, तो सियालकोट के हैं। आ जेड़ा सियालकोट मोटरवे जे ना जी, ओदे उत्ते ही जे साडा पिंड बंड हो। भाई ये तो मैं कह रहा हूं कि आप गांव के हैं। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਜੇ। मैं पहले ही समझ गया था कि आप किसी गांव के हैं, तभी तो ब्लड प्रेशर मशीन को पंप कह रहे हैं। ਲਓ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਹੀ ਆਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਪਾਰਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਜਿਸ ਚ ਬਲੱਡ ਹੋਵੇ। हाय ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਢਿੱਡ ਚ ਕੈਂਚੀ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये जामन का क्या मतलब होता है? यार आई एम वेरी सॉरी यार, अली मुमताज वेरी सॉरी। इंतहाई जाहिल आदमी बिठाया हुआ है यार आपने। यार जामन, ये जामन का बड़ा भाई होता है। नाज़रीन, पेशे खिदमत है आज का खबरनामा। ना यार ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ। यार उसको पता है कि जेम्स बॉन्ड खड़ा है पास, यार कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल मुझे खुशी होती है कि अभी भी करंट बहुत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। अच्छा ये जेम्स बॉन्ड इतना भी दाद पसंद नहीं है कि जहाज तो चढ़ के छाल मार देवे। मैं तो शुक्र करता हूँ जेम्स बॉन्ड पेट्रोल पे नहीं चलता, वरना इसने भी महंगा हो जाना था। ਉਹ ਅਲੀ ਭਾਈ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਗੋਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਗੁੱਡ ਜੇ। नायरीन मेरे ऊपर चारों तरफ से हलमे शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं टॉपिक की तरफ आता हूं। नायरीन, हम पूरी कौम तरक्की का जामन सिर्फ हुकूमत को समझते हैं, खुद उस हवाले से कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करते, कोई कदम नहीं बढ़ाते। एक्सक्यूज मी, ये जामन का क्या मतलब होता है? यार आई एम वेरी सॉरी यार, अली मुमताज वेरी सॉरी। इंतहाई जाहिल आदमी बिठाया हुआ है यार आपने। यार जामन, ये जामन का बड़ा भाई होता है। ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਚੱਲ ਜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁੰਦਾ। अब समझे हो, ग्रंटर को जामन कहते हैं। उन जामन की समझ नहीं आउंडी, मैं ग्रंटर पाता हूँ। नायरीन, आपको जो खबर सुनाने लगा हूं उससे आपको एहसास होगा कि तरक्की सारे जुल मिल के करें तो फिर होती है। ओ भाई जुल मिल के नहीं, मिलजुल के। आपको समझ आई थी तो इसीलिए सीधा करा रहे हो। मगर शर्म करो यार, वो वर्ण वाले को पता है और तुम्हें नहीं पता। मैं कौन सा पेरिस से आया हुआ हूं। ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਪ ਹੈ। नायरीन, खबर कुछ यूं है, ताइवान के एक हाई स्कूल ने डिग्री मुकम्मल करने के लिए 15 मीटर ऊंची दीवार फलांगने की शर्त रख दी। जो तालिब इल्म ये शर्त पूरी नहीं करेगा उसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। कौन सुनाओ? हम अब जो आजकल के पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में जी, हम कहते हैं जी कि बच्चे पे पहले ही पढ़ाई का इतना रोब है, आप इसको अब दही लेने भी भेज रही हो। लड़ पड़ते हैं। हाँ जी। आजकल हम घर में ये कहते हैं जी कि बच्चा पढ़ रहा है, ओए होए 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 होए।
ये तो इसने अपनी पूरी जिंदगी का काम मुकम्मल कर लिया, हाँ जी, अब और इसे कुछ ना कहा कोई जाए। काम नहीं। जबकि स्कूलों के अंदर, बल्कि हमारे पाकिस्तान में भी हमारे बचपन में स्कूलों के अंदर बहुत कुछ सिखाया जाता था। जी, बज़्म अदब का जो पीरियड होता था, हाँ जी, हाँ, उसमें बहुत कुछ बताया जाता था, बच्चे बहुत कुछ सीखते थे। बिल्कुल। फिर जब हम कॉलेज गोइंग हुए, उस वक्त मुझे याद है कि एनसीसी का भी एक पीरियड होता था, यानी फौजी परेड भी सिखाई जाती थी, अच्छा, उसमें निशानाबाजी भी सिखाई जाती थी। वाह, और फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको बता दूं जी, कि गुजराले में मैं सारे कॉलेजों में निशानेबाजी में फर्स्ट आया था। मुझे कोई अरे वाह, जेम्स बॉन्ड साहब निशाना बंदूक से लगाते थे या आंखों से? इसके एक्शन देख रहे हो? अख दे डेले जिड्डा इहदा पूरा मुंह है और कैसे डेले पड़का रहे हैं। बंदूक का निशाने की बात कर रहा हूं। यानी बहुत कुछ लोग बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों में, कॉलेजों में सिखाते हैं। सही बात है। अभी आप जब हज करने के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है, अपने घर बुलाता है, हाँ जी, तो वहां आपने देखा होगा कि हज के दिनों में जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं ना जी, 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 वो ड्यूटी देते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, उनको बाकायदा कॉलेजों में ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह आपने हज के दिनों में ड्यूटी देनी है। वाह जी वाह, वो उसे मुसलमानों की खिदमत समझ के कर रहे होते हैं बच्चे, और सारी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं, नज़्मो ज़ब्त में हिस्सा लेते हैं। क्या बात, अब जैसे ये ताइवान वाले हैं और बंदा पूछे भाई जी एक कादली कंध टपवान डे ने, हाँ, भाई वो एक्टिविटीज इस तरह की इसलिए करवाते हैं कि बच्चे की सेहत भी ठीक रहे, बच्चे को एक्सरसाइज भी चाहिए, हाँ जी, बच्चे को एक्टिव रखते हैं। जेम्स बॉन्ड, यार मैं माफी चाहता हूं, मैं गलत सोच रहा था। क्या मतलब? मैं सोच रहा था कि ताइवान के स्कूल में बंदर पढ़ते हैं। भाई जी वहां हमारे जैसा रिवाज नहीं है। हमारे स्कूलों में तो अक्सर उस्ताद बच्चों को मुर्गा भी बना देते हैं, हाँ जी, गधा भी बना देते हैं, उल्लू तिहारे ले कहीं दे ही रहते ने, कुछ भी उनका दिल करे तो बच्चे को फौरन बना देते हैं। हाँ, यहाँ पे इंसान ही पढ़ते हैं, मगर इंसानों को मेहनत करना, एक्टिव रहना, उनको सेहत अच्छी रखने का तरीका बताया जाता है। बहुत अच्छी, हमारे यहाँ तो स्कूल से दौड़ने के लिए दीवार फलांगते हैं ना, वो डिग्री लेने के लिए दीवार फलांगते हैं। वाह, अच्छा, वो एनसीसी जो थी, फौजी ट्रेनिंग एक दी जाती थी, उसके हमारे यहाँ 20 नंबर एक्स्ट्रा मिला करते थे। अच्छा, और मुझे याद है, चूंकि मैं भी प्री मेडिकल पढ़ रहा था, वाह, इसलिए जो मेडिकल के स्टूडेंट या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे ना जी, हाँ जी, उनके लिए तो ये बड़ी ही कमाल कह लें कि खीर होती थी, खीर। अच्छा, क्योंकि 2 नंबरों से 1 नंबर से भी दाखिले से रह जाते थे मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में, जी, जी, तो इसलिए ये 20 नंबर हासिल कर लिए जाते थे, सही, प्लेटा श्रेटा करके ये वो, तो उससे 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते थे, जिससे दाखला आसानी से मिल जाता था मेडिकल कॉलेजों में और इंजीनियरिंग में। हाँ जी, और उससे मैं समझता हूं कि वो एनसीसी की जो ट्रेनिंग थी, उससे भी सेहत भी अच्छी होती थी बच्चों की, बिल्कुल, उन्हें एक्टिव रहना भी आता था। ये जो जैसे ताइवान के स्कूल ने जो ये कदम उठाया है, इसका मकसद तो यही है ना जी कि बच्चे को जिस्मानी तौर पे भी फिट रखा जाए, सही, वो अपना बोझ उठा सके। इसीलिए आप हैरान होंगे कि वो हफ्ते में 6 दिन इसकी प्रैक्टिस का पीरियड भी लगाते हैं। अच्छा, लेकिन ये दीवार फैलांगने की क्या प्रैक्टिस है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये बात हुई ना, पढ़े लिखे बंदे ने सही गुर की बात की है। आप लोग करते हैं जुगत पानी। उर्दी गल नहीं दसी, उन्हें को कंध टप्पी नहीं सी जाती। यार आई एम सॉरी शाहजब, ये इंतहाई अहम सवाल है कि ये क्या प्रैक्टिस है दीवार फलांगना। अली साहब आपको वजाहत कर देता हूं। असल में ताइवान के जो लोग हैं ना जी, वो कोह पैमाई को बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा, यस, इस स्कूल की शर्त की वजह से वहां के तालिबे इल्मों ने कोह पैमाई के मैदान में बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। अच्छा जी, अच्छा, फिर दुनिया के कई दूसरे ममालिक में भी नौजवानों के लिए ये फौजी ट्रेनिंग जो है ये लाजमी है। अच्छा, हाँ, फौजी तरबियत जो है ये कानून है बाकायदा। अच्छा, यानी अगर कोई ये तरबियत हासिल नहीं करता तो उसे सजा देने का कानून मौजूद है।
इसमें आम तौर पर 18 से 30 साल के नौजवानों को कुछ महीने या साल भर के लिए फौजी या कौमी खिदमत करना पड़ती है। अगर वो फौजी ट्रेनिंग नहीं करना चाहता तो उसे कौमी खिदमत की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखे ना जरा, हाँ जी। वहां पे ये हिसाब नहीं है हमारे वाला कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो 40-50 बंदे खलो के ते अपने अपने कैमरे कट के ते एक्सीडेंट वेख रहे। हाय हाय हाय। नहीं, वहां पे करना क्या है ये सिखाते हैं। हाँ जी सही। इन मुल्कों में उर्दन, इसराइल, म्यांमार, कोरिया, ईरान, तुर्की, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ब्राजील और दर्जनों दूसरे मुल्क हैं वाह जी वाह। जो लाजमी ट्रेनिंग देते हैं। ये इसका मकसद नौजवानों को मुआशरती खिदमत, नज़्मो ज़ब्त और कौमी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना हो। बहुत अच्छे वाह। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शुमाली कोरिया में भी जो नौजवान फौजी ट्रेनिंग नहीं करता उसे जेल में भेज दिया जाता है। हाँ जी। 2024 में एक नौजवान ने अपना वजन 100 किलो इसलिए बढ़ा लिया था कि उसे ये फौजी ट्रेनिंग ना करनी पड़े। यस, मगर शुमाली कोरिया तो फिर शुमाली कोरिया है जी। वहां की पुलिस ने उसे जेल भेजा। अच्छा। और अदालत ने फैसला सुनाया कि पहले इसका वजन कम करो फिर इसकी फौजी ट्रेनिंग कराओ वरना इसे जेल में ही रहने दो। तो कहा जी कितने तुम ये समझो कि मैं तो एप्लीकेशन दे दियांगा कि मैं तो फौजी ट्रेनिंग नहीं कर सकता। सही कह रहे हो, इन्हें तो कह देना भाई जी मैं टैंक च वाड़ ही नहीं सकता, मैं ट्रेनिंग क्यों करा। बिल्कुल नहीं, वो जिन्ना मोहरा होंदा ना टैंक च वड़ के बहन वाला, इन्हां ने और नाप के ते इन्हू ओना ना छिल लेना सी। अच्छा, दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पे नौजवानों को हस्पताल, तालीम, माहौलियात, कम्युनिटी सेंटर या सरकारी अदारों में काम करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। अच्छा यस, इन मुल्कों में फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं। अच्छा। जब फिर कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां पे आप कोई भी डिग्री ले रहे हैं, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, व्हाटएवर को, अकाउंट्स की डिग्री ले रहे हैं, जी जी। मगर साथ आपको टेक्निकल स्किल की भी एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अच्छा। वो कैमरा ठीक करना मैंने सीख लिया है, कैमरा चलाना सीख लिया है, सही। इलेक्ट्रीशियन का मैंने काम कर लिया है, साथ कोर्स अच्छा, कर लिया है, वाह। वेल्डिंग का कोर्स कर लिया है साथ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀशियन ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਲਈਏ। बिल्कुल नहीं, वो साथ किसी ना किसी हुनर की ट्रेनिंग देते हैं। वाह जी वाह। ऐसे ही नहीं है मुल्क जो हैं वो चारों कोनों में बेहतरीन जा रहे होते। बिल्कुल। सिस्टम के चारों कोने उन लोगों ने ऐसे नहीं दुरुस्त किए, वहां पे हर चीज का ध्यान रखा जाता। जी। ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। यार वैसे आई एम सॉरी गरीब, बहुत ही तुम बेवकूफ आदमी हो। ये चीजें टीवी पर बताने वाली नहीं होती, बजाय उसको समझाने के उसके हुनर बता रहे। कोई बात नहीं जेम्स बॉन्ड, ये कौन सा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? अब अच्छे रहे हो। जेम्स बॉन्ड हमारे स्कूल में दौड़ लगती थी और आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे होता था। वाह 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 वाह, ये तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता था ना, उधर जब सारे बच्चे खड़े हो जाते थे जी। तो जो इनके वो जो थे ना जी पीटी मास्टर साहब, वो मुजफ्फर को पीछे से फूंक मारते थे। मुजफ्फर स्टार्टिंग पॉइंट से सीधा उठ के फिनिशिंग पॉइंट पे गिरता था। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। महंगाई हो गई है, मैं क्या करूं? मैं क्या अपने बाल नोच लूं? देखो ना जरा, सजा दस रहा जिहड़ी है ही नहीं सिर ते। नहीं सर, तुसी हाँ कह के ते परवट्टे पुटो। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में आज दो दिलचस्प कैरेक्टर मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि इनका मसला क्या है। अली साहब, ये दिलचस्प मसला नहीं है, ये दिल खराश मसला है। और ये मसला मुझे नहीं लगता हल होगा, क्योंकि ये मसला इन दोनों का नहीं है, ये तो पूरी कौम का मसला है। और जो सारी कौम का मसला है वो तो सारी कौम सोचेगी, उसके मुतल्लिक समझेगी, महसूस करेगी, तो फिर ही खत्म होगा ना। हाँ जी। ये कल्ले कल्ले तो आप इनको बुला के इनके साथ डिस्कस करके या इनके साथ लड़ झगड़ के ये मसला खत्म कर ही नहीं सकते। ओ जी मसला क्यों नहीं खत्म होगा?
इन जैसे नासूरों को खत्म करें तो मसला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। पिलाएं इनको मच्छर मार जहर। वो भी मुझसे ही खरीदने आना ना, मच्छरों वाली जहर, वो भी 60 रुपए महंगी हो गई है। हाय लो कैसा जालिम आदमी है, मच्छर मार स्प्रे भी महंगा कर दिया है। और भाई उसमें भी पेट्रोल डलता है। और स्प्रे क्या मेरी दुकान के अंदर बनता है? हाय अली साहब बात तो बताएं क्या है, ये पता लगे कोई, ये कहाँ से पकड़ के लाए हैं जानवर? ओ भाई, ये एक मजलूम गाहक है और साथ में एक दुकानदार साहब हैं जो हर चीज को ये कहकर महंगा कर देते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। हाय और सर जी पेट्रोल खर्च होता है तो कहते हैं ना कि पेट्रोल महंगा हो गया है। ओ भाई, मच्छर मार स्प्रे का पेट्रोल महंगा होने से क्या ताल्लुक है? अब मुझे मालूम है तुम यही कहोगे कि मच्छर मार स्प्रे बनता है एक फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री से हमारे तक आने के लिए पेट्रोल खर्च होता है, और चूंकि पेट्रोल महंगा हो गया है तो लिहाजा मच्छर मार स्प्रे भी महंगा हो गया। हाँ ये तो आपने मेरे मुंह से बात छीनी है। ओ भाई तेरे मुंह से कोई चीज छीन सकता है? अब स्यापा ये है ना जी, जब पेट्रोल महंगा होता है तो पूरी कौम उस अजाब के साथ लड़ रही होती है, जी मगर जो दुकानदार है ना जी, वो कहता है कि मैंने नहीं इसमें हिस्सा डालना, इसे बर्दाश्त करने के लिए मैंने नहीं हिस्सा डालना। वो सारा जो है वो गाहक पे मलबा पड़ रहा होता है। जी हाँ। हाँ जी ये सीधा कह देते हैं कि भाई जी सब्जियां को हमारी दुकान पे तो नहीं ना उगती, हाँ ये गांव में उगती हैं, खेतों में उगती हैं, वहां से पक के ये ट्रैक्टर ट्राली पे रख के या ट्रक पे रख के मंडी पहुंचती हैं। जी। तो पेट्रोल महंगा हो गया है, हाँ। इसलिए वो जो ट्रक है ना जी वो पेट्रोल खाता है, तो हमने सारा सामान महंगा कर दिया। जी हाँ। हाय ईमान से इतना पेट्रोल 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 हर जगह पे घुसा देते हैं, मुझे तो अली साहब ये महसूस होता है कि हमारी रगों में भी पेट्रोल ही दौड़ रहा है। सर जी बच्चे को बर्फ लेने के लिए भेजें तो वो कह देता है मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है। हाय आप भी मेरा ख्याल है पेट्रोल पे ही चलते हैं या डीजल हैं? इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि दुकान के अंदर जो 5-5 साल पुरानी चीजें भी पड़ी होती है ना, हाँ जी वो भी सारी की सारी पेट्रोल की मद में महंगी हो जाती है। हाय 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 मतलब अब इस बेईमानी को कैसे चेक किया जाए कि ये जो चीज पड़ी हुई थी अंदर ये यही थी या ये अभी मंगाई गई या जब पेट्रोल महंगा हुआ है? पेट्रोल महंगा होता ही है ना तो जी अगले मिनट में ही हर चीज महंगी हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल मतलब कोई अपने जमीर को जगा के ये काम करता ही नहीं है। आपको मैंने एक वाकया सुनाया था ना कि जापान में एक दफा हम लोग कैब में बैठ गए और वो बंदा में लेके जा रहा था। अच्छा अब जो रास्ता था ना जी वो कहीं वो भूल गया, अच्छा। वो आगे निकल गया या शायद वो यू टर्न नहीं वो मुड़ सका या कुछ ऐसा हुआ, मुझे याद नहीं है, वो आगे चला गया। जी जी वो ऊपर से कहीं चक्कर लगा के तो वहां पे पहुंचा। मीटर में मैंने देखा तो सपोज वहां पे पैसे बने हुए थे 100 रुपया। उसने कहा जी 70 रुपए दे दे। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो 100 रुपया बना हुआ है। हाँ वो कहते नहीं, मैं पीछे रास्ता भूल गया था, मैं अपनी गलती की वजह से लंबे रास्ते से आया हूं, अगर मैं सीधा आता तो 70 रुपए ही बनने थे। वाह क्या ये बुड्ढो ए भाई जी ये मैं तानू सिंध दी नहीं गल सुनाई, जापान दी सुनाई। देखो ना कि क्या लोग हैं। जी हाँ। वाह, इस हद तक ईमानदारी से अगर बंदा जिंदगी गुजारे तो फिर मुल्क बनते हैं जापान, हाँ जी वरना फिर पाकिस्तान च रहन ते डे ही होए। हाय हर शय पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा यार महंगा हो गया है, चलो ठीक है, तो तुम भी उसमें हिस्सा डालो, हाँ बिल्कुल तुम ना इतना ज्यादा रेट बढ़ा दो। हाँ बाकी लोग भी बेचारे अपनी दूसरे कामों में पेट्रोल बर्दाश्त कर रहे हैं ना। अजीज ये एक चीज है पेट्रोल जो बढ़ गई, कीमत बढ़ गई है। जी जी तो किराने वाले के पास 300 चीजें पड़ी हैं, वो 300 ही महंगी कर देते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं ना जी कि पेट्रोल महंगा हो गया इस गलों मूंगफली भी महंगी हो गई। हाँ तो सानू लगन लग पैंदा कि पता नहीं मूंगफली 70 सीसी है। और अजीजी साहब आज पेट्रोल 100 रुपया लीटर कम हो जाए, एक चीज नहीं सस्ती करेंगे ये। हाँ ये सबसे अहम बात है। हाँ जी अब देखे ना कि अगर आपने रेट बढ़ा लिया, उसके बाद भाई अगर पेट्रोल गवर्नमेंट खुदा तरसी करके वापस ले आती है, कम रेट करती उसका नीचे ले आती हाँ है, जी
तो फिर आप लोगों के रेट क्यों नहीं भाई नीचे आते? सच कह रहे हो जीजी, पानी की बोतल भी पेट्रोल महंगा होने की वजह से महंगी हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार बैठा ये शख्स है। हाय लो महंगाई हो गई है, मैं क्या करूं? मैं क्या अपने बाल नोच लूं? देखो ना जरा सजा ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ। नहीं सर तुसी हाँ कह के ते परवट्टे पुटो। और जब मैं जो बात कर रहा हूं तो वो समझदार है, वो कर लेंगे। और सर जी मैंने भी तो जिंदगी गुजारनी है ना। ओए आहो, तुम अपने अकेले की जिंदगी की वजह से बाकियों की जिंदगी ना अजाब में बना दो। हाँ जी कुछ खुदा का खौफ खाया करो, कुछ ईमानदारी भी जहन में रखो, कुछ दिल में आगे भी जाके जवाब देना है। हाँ हर बंदा जो है ना जी वो फौरी तौर पे ये ऐलान होता है पेट्रोल का, जी और फौरी तौर पे शुरू हो जाते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया जी, महंगाई हो गई जी, रेट बढ़ गया जी। हाँ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਘਾੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ने सब्जी लाई ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ है। हर चीज का चीनी का रेट बढ़ जाता है। बेशक चीनी ਦੀ ਬੋਰੀ ਅੰਦਰ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। हाँ जी ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਅਰਤੁਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਓ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੀਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਏ? ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਇਹ ਜੰਗ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਏ। ओए ये देखे ना जरा, सारी दुनिया में कारोबारी आदमी को जंग की वजह से नुकसान होता है, हमारे यहाँ जंग की वजह से फायदा शुरू हो गया। हाँ जी सिर्फ जंग ही नहीं, कुछ भी हो। आप देखे ना कि वो कोरोना के अंदर यार मास्क कितना महंगा हो गया था। वो जो हाथों पे लगाते थे क्या होता था, सैनिटाइजर, वो कितना महंगा हो गया था। किसी चीज की भी यहाँ पे जरूरत पेश आ जाए सही अवाम को, हाय हाय उसके बेचने वाले फरौन बन जाते हैं। बिल्कुल सही यार अगर इस तरह का कोई मामला बन जाता है तो उसका नुकसान सिर्फ ग्राहक को नहीं होना चाहिए, सारा मलबा ग्राहक पे नहीं डाल देना चाहिए, जी उसको आधा आधा ही बांट लें। हाँ भाई कितना को पेट्रोल महंगा हो जाता है, या एक गाड़ी अगर सामान लेके आती है या कहीं जाती है, या मशीन भी को पेट्रोल पे चल रही है, हाँ जी तो कितना को उस पे मतलब सारी प्रोडक्शन सिर्फ पेट्रोल ही है, बाकी चीजें तो उधर ही रहने देना, बाकी चीजें तो उधर रहने दे। करप्शन करप्शन करप्शन, ये फिक्रा तो सुन के मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है अजीजी। अब हाय ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ खैर ਮੰਗ। हाय ये तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारी हुकूमत की आवाम से ज़्यादा इंटरनेशनल मामलात पर नज़र है। आप देख नहीं रहे कि किस तरह से दौरे पे दौरे खड़का रहे हैं और बाकी बैठे जंग की खबरें देख रहे हैं। अब स्यापा ये है ना अली साहब कि अगर आपने भाई ऐसे रातों रात पेट्रोल को जंप लगवाना है तो उससे पहले कोई ऐसा लाहा अमली तो बना लो। आपको पता है कि अभी तूफान आ जाएगा महंगाई का, इन जैसे जानवरों ने कहना शुरू कर देना, लो जी पेट्रोल महंगा हो गया है, हुण साडी प्रोडक्ट बड़ी महंगी बिकेगी। हाँ जी भाई पहले इन मामलात को हैंडल करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाओ, कोई पॉलिसी बनाओ, उसके बाद अनाउंस भी कर दो। बिल्कुल। फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे बैठ के पहले कुछ तो आवाम का सोच लो, सही या एकदम आपने सिर्फ पेट्रोल का बम फेंक देना होता है। हाय हाय ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੰਗ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। भाई ऐसे ही होते हैं, क्या मतलब है कि सारा मलबा आवाम पर डाल दिया जाए? वजन वहीं पे डालना चाहिए कि जहां पर वो वजन बर्दाश्त कर सके। हाँ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਰੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਾਬ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। हाय ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ओए आहो हो रही है जंग, हो नहीं रही। जिस दुकान के अंदर घुसे ना जी, हर चीज के रेट सुन के तो ऐसे लगता है कि जंग दी दुकान दे अंदर ही हो रही है। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। साहब मिन जानब दे थले मेरा नाम लिखना ही। और यार सारियां खराबियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैं पिछों ਜਿਹੜਾ माल लेके आना वो मेरी फूफी दे मुंडे नहीं। मैं बड़े एहतराम से अर्ज करना चाहता हूं कि आप बकवास करते हैं। होता क्या है, आप रमजान की मिसाल ले लें, जी हर चीज का इन्होंने स्टॉक कर लेना होता है पहले हाँ जी हर चीज का। बिल्कुल। जब सस्ती तरीन चीजें होती हैं ना जी जिन दिनों में,
वो सारा माल पकड़ के ना जी जो रमजान शरीफ में इन्होंने बेचना होता है या जिसकी लोगों को जरूरत होती है उसका स्टॉक कर लेते हैं। बिल्कुल। रमजान शुरू होता ही है तो कह देते हैं ओ हो जी पिछों ही बड़ा महंगा माल आ रहा है। पिछों पिछों जा देख के तेरा पीछे कौन है। नहीं नहीं, ये पिछों का इशारा उधर ही कर देने जिथे पीछे गोदाम चलाया होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई क्यों रौला डाल रहे हो? इसी चीज का नाम तिजारत है। लो। इस चीज का नाम तिजारत नहीं है, इस चीज का नाम जखीरा अंदोजी है। कुछ शर्म करो, मुसलमान हो अगर तो फिर तिजारत में तो ऐसे ऐसे कवानीन वज़ा किए गए जी। हैं, ऐसी ऐसे असूलों को बताया गया है कि आप सुन के शर्म से डूब मरें। हाँ जी। वो जनाब इसे क्या पता हो इस्लाम की तलीमात का? इसने तो अपनी दुकान में अंजलिना जूली की तस्वीर लगाई हुई है। नहीं तेरी फोटो तो जंतरी दे टाइटल ते लगी। असल में बात पता है क्या है अली साहब जी, इन चीजों को गवर्नमेंट कभी नहीं रोक सकती क्योंकि गवर्नमेंट इतना सिस्टम ही नहीं साडा अच्छा हैगा कि जा के सारे उनको चेक करे जी। या सबको पकड़ सके या इन पे हाथ डाल सके। ये सारा सिस्टम ठीक तभी होगा जब हम अल्लाह को हाजिर नादर जान के अपने अंदर से हर बंदा ठीक होगा। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पता है काफी लोगों को, कईयों को नहीं पता, बड़े अच्छे शायर भी थे। अच्छा। इंतहाई लिटरेरी आदमी, इंतहाई खूबसूरत अदबी शख्सियत थे। अच्छा जी अली साहब, हमारी शोबिज इंडस्ट्री के एक बड़े ही प्यारे इंसान और बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट आसम बुखारी साहब का कल इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े ही प्यारे इंसान, बड़े खूबसूरत इंसान। ज़्यादा मैं शख्सियत के हवाले से, उनके किरदार के जो पर्सनल किरदार होता है, करैक्टर होता है बंदे का, उस हवाले से इसलिए बात करता हूँ कि पता चले कि अल्लाह ताला इज्जत ऐसे नहीं दे देते। बिल्कुल। इतने खूबसूरत इंसान थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे तो पढ़े लिखे आदमी थे, वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुए नेशनल बैंक से, जी। मगर अपनी सर्विस के दौरान भी और रिटायरमेंट के बाद भी इंतहाई खूबसूरत काम किए, इंसानियत की बाकायदा खिदमत की। आसरा के नाम से ना जी उन्होंने एक फाउंडेशन सी बनाई हुई थी, उसमें वो बच्चियों की शादियां करवाते थे माशाल्लाह। और बड़ा अरसा वो ये काम करते रहे, बहुत अरसा से टिल डेथ करते रहे बेचारे। जी, जी। साथ उनके जो उनके दोस्त थे रिटायर ऑफिसर्स और पढ़े लिखे लोग बुजुर्ग मिले हुए। मॉडल टाउन में रिहाइश थी पहले इनकी, अभी 2 साल हुआ है बहरिया की तरफ शिफ्ट हो गए। वो मॉडल टाउन में ना जी बाकायदा उन्होंने ये बनाई हुई थी एक फाउंडेशन अपनी, जिसमें ये बच्चियों की खिदमत करते थे। जी, जी। बेआसरा यतीम बच्चियां, उनकी शादियों के लिए इतनी भाग दौड़ करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। वाह। मैं चूंकि इसलिए बहुत ज़्यादा जानता हूं कि पहले उसके प्रेसिडेंट जो थे ना जी, वो कवि खान साहब मरहूम थे, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बुखारी साहब के साथ उनका बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। तो पहले वो प्रेसिडेंट थे, फिर को 3-4 साल मैं भी इस फाउंडेशन का प्रेसिडेंट रहा हुआ। हाँ, बस उन्होंने मुझे दे दी जिम्मेदारी कि ये तुमने बस करना है, मुझे नहीं पता। सही। तो कवि साहब ने भी फरमाया, उनका भी हुक्म था, बुखारी साहब ने भी कहा, तो मैं भी ना जी जानता हूँ कि ये लोग किस तरह काम करते थे। बाकायदा उसकी मीटिंग्स होती थी और फिर फंड रेजिंग हो रही है और फिर सारा कुछ मैनेज किया जा रहा है, शादियों के लिए जहेज खरीदा जा रहा है। वाह। और चूंकि सारे पढ़े लिखे और दफ्तरी लोग थे, जी, जी। ऑडिट ऐसा अच्छा था इनके ये सारे सिस्टम का, एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, एक एक पैसे का। क्योंकि मुझे उस पे साइन करने होते थे सारे कागजात पे, इतना पुलंदा इकट्ठा किया होता था उन्होंने। अच्छा। तो मैं देख के हैरान होता था कि यार ये कैसे नज्मो ज़ब्त के साथ ये काम करते। बड़े ही प्यारे इंसान, बहुत खूबसूरत इंसान। बेशुमार उन्होंने हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में और थिएटर में भी काम किया। अजोका थिएटर के साथ जुड़े रहे। शाहिद महमूद नदीम साहब उनके जनाजे पे मिले, बड़े रंजीदा थे। बहुत बड़ा नाम है शाहिद महमूद नदीम साहब का टेलीविज़न और थिएटर के हवाले से, जो अजोका थिएटर के रुए रवां है। वो बता रहे थे कि इतने जोश के साथ ये हमारे साथ काम करते थे। और फिर शाहिद महमूद नदीम साहब के साथ और बहुत से डायरेक्टर्स के साथ पीटीवी पे उन्होंने बहुत काम किया और बहुत बहुत बड़े सुपर हिट ड्रामे जो थे उनका वो हिस्सा रहे।
मतलब 1974 का एक ड्रामा था पीटीवी का, आपे रांझा होई, उसमें भी हिस्सा लिया। फिर जर्द दोपहर, कहरे में राज, घंटी, जंजालपुरा, ऐनक वाला जिन, अंधेरा उजाला, जी जी सोना चांदी के भी हिस्सा थे। वाह फिर जो आखिरी पीटीवी पे ड्रामा किया ना जी, टूटे पत्ते, 2024 में किया ये ड्रामा। फिर फिल्में भी की, मतलब दुबई चलो और बदमस्त गुज्जर तो मुझे याद है, क्योंकि ये दोनों फिल्मों के हवाले से उन्होंने एक दफा बातें भी की और भी फिल्में की। जी जब फिर सारी फैमिली जो है ना जी, ऐसी नफीस, ऐसे प्यारे और बड़े पढ़े लिखे लोग सारे। मुझे याद है इनका जो बेटा है इंग्लैंड में होता, जो बेचारा खुद बीमारी की वजह से नहीं आ सका, उनके जनाजे पे भी, उसका भी ऑपरेशन है कुछ दिनों बाद। जी जी अजलाल बुखारी, वो भी एक्टर भी रहा, उसने ऐनक वाला जिन में भी काम किया हुआ है, और भी थिएटर और ड्रामे किए हुए। फिर इनकी जो सबसे छोटी बेटी है ना जी, हमारी बेटी जो मुअत्तर बुखारी उसका नाम, हाँ जी हाँ जी उसने भी ना जी ये ऐनक वाला जिन में भी काम किया हुआ। पूरी दुनिया के ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह पे बच्चों का साल मनाया गया था। अच्छा उस हवाले से पीटीवी ने एक ड्रामा किया था, छोटू की कहानी। जी हाँ, उस छोटू की कहानी में ना जी मुनिज़ा हाशमी साहबा, जी 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 फैज़ अहमद फैज़ साहब की बेटी, जो हमारी पीटीवी की बहुत बड़ी नामवर हाँ डायरेक्टर जी हुई है, बिल्कुल उन्होंने उसकी डायरेक्शन दी और मैं उसका हिस्सा था। अच्छा। लकीली मैं उसका हिस्सा था। मेरे 2 बच्चे बने हुए थे जिन पे सारी स्टोरी थी, तो मुअत्तर मेरी बेटी बनी हुई थी उसमें। वाह तो मैं बाप का रोल कर रहा था। वो किया मुअत्तर ने। फिर शादी हो गई मुअत्तर की, वो इंग्लैंड चली गई और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको बड़ी खुशियां दे सारे बच्चों को, इंतहाई डिसेंट बच्चे। और ख़ास तौर पे जो मैंने एक चीज़ देखी ना जी, जी जी जो मुझे बाकायदा ये महसूस करवाती है कि यार ये बड़ा ही प्यारा इंसान है। जो भाभी है ना जी, हाँ जी हाँ जी बेगम साहिबा आसम बुखारी साहब, इतनी प्यारी खातून, इतनी अच्छी खातून, ऐसे सुगड़ खातून बहुत कम नजर आती हैं। वाह ऐसा वो इनको सहारा बन के साथ चलती थी, इतना प्यार और इतना सलूक और इतनी निगहदाश्त इनकी करती थी। क्या बात है, ऐसे लगता था कि जैसे ये भी बच्चे हैं घर के। इस तरह वो इनको संभालती थी और इस तरह गाइड कर रही होती थी साथ। और बुखारी साहब भी इंतहाई प्यार करते थे अपनी सारी फैमिली से। क्या बात है। अच्छा, फिर एक और बड़ी खास बात जो पता है काफी लोगों को, कईयों को नहीं पता, बड़े अच्छे शायर भी थे। अच्छा इंतहाई लिटरेरी आदमी, इंतहाई खूबसूरत अदबी शख्सियत थे। वाह जी वाह पंजाबी शायरी इंतहाई खूबसूरत की हुई है और बड़ी मानी खेज शायरी की हुई। 3 किताबें छपी हुई हैं उनकी। अच्छा एक का टाइटल है दूरियां शक्लां, जी एक का नाम है सोच उडारी, अच्छा जी हाँ, और एक का नाम है दिल चिड़ियां दा आलना। हाय हाय हाय। मॉडल टाउन पार्क में ना ये सुबह सारे बुजुर्ग इकट्ठे होके बैठे होते थे जी जी और सारे जो है ना जी उनका फोकस जो है वो आसम बुखारी साहब होते। अच्छा ऐसा प्यारा इंसान, ऐसा खूबसूरत दोस्त, वो सारे ना जी रोजाना उनको कहते थे, अच्छा बुखारी साहब आज हमें क्या सुना रहे हैं। कभी किसी ड्रामे के डायलॉग सुना रहे हैं और बाकायदा परफॉर्म करके सुना रहे होते थे। अच्छा या कभी अपनी कोई नज्म सुना देते थे, कोई गजल सुना देते थे, सही कभी किसी फिल्म का सीन याद करवाते थे। लाजमन ना जी वो सारे ग्रोह के अंदर, जिसमें मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब जैसे शख्सियत भी तशरीफ फरमा होती थी। मुस्तंसर साहब माशाल्लाह अब भी जाते हैं, अल्लाह ताला उनको बड़ी लंबी जिंदगी अता करे। आमीन। कभी खान साहब बैठे हुए हैं और सारे पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। और वो सब की इंटरटेनमेंट का जो था ना जी जरिया, वो आसम बुखारी साहब होते। ऐसे प्यारे इंसान। क्या बात है। वाह अच्छा, मैं जनाजे में ये देख रहा था कि जो उनके पुराने मोहल्लेदार थे ना जी, यहाँ मॉडल टाउन में जो उनके साथ रहते थे, 2 साल हो गए थे इनको गए हुए, हाँ जी हाँ जी वो सारे वहां मौजूद थे। हर शख्स उनका दोस्त, उनका मोहल्लेदार, उनकी फैमिली के बच्चे। जवान सा लड़का छोटा सा 20-22 साल का मुझे मिला, जी जी वैसे उनकी बातें कर रहा था कि मैं हैरान हो रहा था, यार देखो ये क्या शख्सियत हैं। वरना ये जवान बच्चे जो हैं आजकल के,
हाँ जी ये बुजुर्गों के पास कब बैठते हैं। बिल्कुल मगर वो बुजुर्ग भी ऐसे थे कि उनके इर्द गिर्द बच्चों का भी मजमा लगा होता था, वाह उनको बैठ के सुनते थे सारे लोग। सही यही नहीं कि सिर्फ बुजुर्ग उनके दोस्त अहबाब या उनके जो हम उम्र थे वही उनके साथ इस तरह फ्रैंक थे या उनकी महफिल को एंजॉय करते थे। नहीं 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 नहीं, बच्चे भी उसी तरह, फैमिली के सारे फर्द भी उसी तरह बाकायदा उनको एंजॉय करते थे। वाह ऐसी प्यारी शख्सियत थी उनकी। वाह जी वाह और फिर हैरान कुन बात आपको बताऊं, होता है ना ये जब इस उम्र में लोग पहुंचते हैं, 76 के थे जब वफात हुई है, ये फिर घर में लेटे रहते हैं, कट जाते हैं दोस्त अहबाब से। नहीं 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 नहीं, बुखारी साहब हर एक के साथ जुड़े रहते थे। कभी खान साहब को बाकायदा फ़ोन करते रहना है, हाल चाल पूछना है, उनके साथ कितनी कितनी देर, अगर मुलाकात नहीं हुई तो फ़ोन पे ही गप्पे लगा रहे हैं। सही मुझे अक्सर फ़ोन कर देते थे, कई दफ़ा फ़ोन ऐसे ही करके तो शुरू हो जाते थे। पहले डांटते थे बड़े प्यार से, और उनकी डांट से साफ पता चल रहा होता था कि यार ये बड़ा ही प्यार करते हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत है। यार ये सुन के बड़ा मजा आ रहा है कि जिस तरह वो फन अदाकारी में हर मैदान में नजर आते थे, इसी तरह निजी जिंदगी में भी वो हर मैदान में जुड़े हुए थे। मैं कहता हूँ जी कि मैं बड़ा मजा लेता था उनको स्क्रीन पे देख के। टेलीविजन पे अक्सर उनकी कमर्शियल चलती रहती थी। जी जी मैं कहता था यार ये देखे कमर्शियल्स में भी कितने बिजी हैं, मॉडलिंग कैसी कैसी खूबसूरत इनकी नजर आती है। हाँ जी। फिर टेलीविजन में, फिर थिएटर के ऊपर हर मैदान। अच्छा लिखने में भी लिखे हुए हुए हैं ड्रामे उन्होंने, अच्छा डायरेक्शन भी दी हुई है। वाह जी फिर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस भी बनाया था, उनकी प्रोडक्शन का भी मैंने एक ड्रामा किया हुआ है। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ जी, निजी जिंदगी में मुझे याद है एक दफा वो सारा हम ऑडिट जब करवाते थे ना जी ये आसरा का, तो उसमें एज प्रेसिडेंट मुझे हर कागज पे दस्तखत करना होता था। जी जी तो मैं चला जाता था उनके घर, वो सब बैठ के उनके ड्राइंग रूम में ना जी वो करते थे काम। एक दफा मुझे कहते हैं कि यार ये मेरी एक गली का लड़का है मोहल्लेदार, उसने तो मैं पिछली दफा देख लिया था, वो मेरे साथ लड़ रहा था कि मुझे क्यों नहीं मिलवाया। तो यार अब बेगम साहिबा को, बाजी को आवाज दी कि बुलाएं जी उसको। अच्छा वो बच्चा आ गया, 14-15 साल का बच्चा, जी जी ले भाई मिल ले, ना मेरे ना नाराज हो भी। हाय मैं सोच के हैरान हो गया यार ये कितने प्यारे इंसान हैं, मोहल्ले के जवान बच्चों के साथ भी कितनी प्यारी दोस्ती है इनकी, और वो किस तरह इनके साथ फ्रैंक बिहेव करते हैं। हाँ जी अच्छा, इतना मसरूफ होने के साथ साथ मैं तो ये सुनकर हैरान हो रहा हूँ कि साथ में शायरी भी करते थे। मैं कहता हूँ जी ऐसी खूबसूरत मानी खेज शायरी। मैं आपको उनकी एक नज़म सुनाता हूँ, जी पंजाबी में नज़म है जी। गौरी साहब देखिए जरा क्या प्यारी बात कर रहे हैं। जी खौरे की मैं कर बैठा वां, खौरे की मैं कर बैठा वां, मरण तो पहले मर बैठा वां, विच हयाती जीवन दी खातिर सबना नाल मैं लड़ बैठा वां, फड़ फड़ सब नू गल नाल लावां, मेरे ने सब देवां सदावां, तकदा रहना सब दियां रावां, नेड़े जान तो डर बैठा वां, खौरे की मैं कर बैठा, झूठे हासे हसदा वां मैं, नेड़े जान तो झकदा वां मैं, दूर खलोते तकदा वां मैं, जुल्म हयाती जड़ बैठा वां, खौरे की मैं कर बैठा। वाह अब जरा देखें कि किस तरह वो हर एक के साथ जुड़ के रहना चाहते थे। सब झकदे ने आउन तो नेड़े, पुत्र धीयां रांझे खेड़े, हाय हाय कोई नहीं आउंदा मेरे वेड़े, लेखा हथों सड़ बैठा वां, खौरे की मैं कर बैठा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। भरे पड़े जी मोहब्बत से भरे पड़े इंसान, सब दुआ करें और हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।